हाय एवरीवन, मैं हूं आलोक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं क्लास 9 के फोर्स एंड मोशन के लेक्चर नंबर 3 पर। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड मोशन चैप्टर में, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले भी मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं। आज हम उन्हीं के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, उनके मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा रखा है उसके बाद से। तो लेक्चर नंबर 3 है ये, फोर्स एंड मोशन क्लास 9। तो बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और बात करें हमने पिछली दोनों क्लासेस में क्या क्या पढ़ी, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े और उतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा। मतलब जितना मैंने पढ़ाया है उनमें से मतलब 80 to 85% हमने पिछले छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, 7th 8th में, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो आज के इस वाले लेक्चर में पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हमने पिछले 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो हमने शुरू में पढ़ा था फोर्स फोर्स पढ़ा, उसके बाद पढ़ा था मोशन, फिर रेस्ट, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिर हमने एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स पढ़े थे। और स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पे छूट गया, मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था। स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा। वेलोसिटी के हमने टाइप्स भी पढ़े, ठीक है। तो वेलोसिटी के टाइप्स यहाँ पर हमने पढ़े थे। तो वेलोसिटी और उसके टाइप्स एक ही में कॉल कर रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद हमने ग्राफ्स पढ़े थे, 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि 3 इक्वेशंस हमारे पास है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि वर्टिकल मोशन अगर हो तो उनमें कौन कौन से इक्वेशन अप्लाई होंगे, वर्टिकल अपवर्ड मोशन हो तो कौन कौन से, वर्टिकल डाउनवर्ड हो तो, हॉरिजॉन्टल हो तो कौन से इक्वेशन। तो ये सब चीज़ें हमने अभी तक में पढ़ रखी हैं। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वाले लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। स्टार्टिंग में हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया। इनर्शिया और उसके 2 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहले बात करते हैं इनर्शिया है क्या। सो इमेजिन करो ठंड का मौसम है, ठीक है। ठंड का मौसम है, या हालांकि अभी ठंड का ही मौसम चल रहा है, मतलब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। तो मान लो कि बहुत ठंड का मौसम है, एकदम कोहरा ही कोहरा है, एकदम लो टेम्परेचर है, और तुम ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठे हुए हो कहीं पर भी बेड पर लेटे हो गए या फिर सोफा पर बैठे हो गए, ऐसे भी बैठे हुए हैं। और कोई आए तुम्हें और तुम्हें कहे कि अरे चल बाहर बाहर घूम कर आते हैं, तो क्या तुम्हें जाने का मन करेगा? मुझे तो नहीं जाने का मन करता, लेकिन तुम्हारा नहीं पता मुझे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 95% बच्चे यही कहेंगे कि नहीं जाने का मन करेगा। क्यों नहीं जाने का मन करेगा? कौन ही जाए, इतना इतना वार्म इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर, कौन जाए उतने ठंड में मरने वहाँ, यहीं पर आराम से बैठे रहेंगे। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। इनर्शिया यही चीज़ है, जो चीज़ आपको वहाँ से उठकर जाने से रोक रही थी, यानी कि जो चीज़ जो कि आपको उसी काम को बार बार करते रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, मतलब आपको बार बार मजबूर कर रही थी उसी काम को करने के लिए, वही है इनर्शिया। अगर इसको मैं एकदम बेसिक से समझाऊं, मतलब देसी भाषा में समझाऊं, तो इनर्शिया मतलब जिद्दीपना। जिद्दीपना मतलब कोई भी काम करने में जिद्दीपना। जैसे मान लो कि मुझे लिखने में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट है, मतलब है, ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे मान लो लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कोई मुझे ला के मार्कर दे दे, कहीं कि ये ले मार्कर, जाके यहाँ पर लिख, तो मैं नहीं लिखूंगा। मैं वहाँ पर जिद्दीपना दिखाऊंगा कि नहीं भाई मुझे नहीं लिखना। क्यों?
क्योंकि मुझे लिखना नहीं पसंद। तो वही है इनर्शिया। अब आप बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू resist any change in its state of motion or rest is called inertia। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट मतलब जिद्दीपना दिखाना, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, चल रही है, तो वो हमेशा चाहेगी कि मैं मोशन ही करता रहूँ, कभी भी रेस्ट पर मत आऊँ। और वहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो तो चाहेगा कि मैं रेस्ट पर ही रहूँ, मैं यहाँ से ना इधर हिलूँ ना उधर हिलूँ, मैं यहीं पर रहूँ, रेस्ट पर ही रहूँ। और वहीं पर कोई बॉडी चल रही है तो वो नहीं चाहेगी कि मैं रेस्ट पर आऊँ, मैं मोशन में ही रहूँ। तो वही है इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है सबको बात। तो अब बात है, इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इससे आप समझ गए होंगे कि ये दोनों चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, मोशन में नहीं आना चाहेगा। वैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट पर नहीं आएगा। तो इनको भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर रेस्ट लगा दो, रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन है तो वहाँ पर मोशन लगा दो, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही होंगी। हाँ, तो इस चैप्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है हमें पर ये चीज़ जान लेनी चाहिए, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ बॉडी। कहने का मतलब क्या, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटा तो ये भी घटेगा। और वहीं पर कुछ कुछ मान लो ऐसे भी होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब अगर ये B बढ़ा तो A घटेगा, A बढ़ा तो B घटेगा। मगर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये घटा तो ये भी घटेगा। एक ही चीज़ बोल दी मैंने, कोई बात नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा किसी भी बॉडी का मास रहेगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया रहेगी। कैसे, एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो रोड है, एकदम खाली रोड है, खाली रोड में यहाँ पर बना ही देता हूँ। मान लो एक खाली रोड है ऐसे, ठीक है, ये रोड है, इसमें दो लेन्स है, ये दो लेन्स है, मतलब दो पाथ है ऐसे समझ लो। यहाँ पर एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल है, साइकिल अपने आप ही नहीं चल रहा है, कोई चला रहा है, एक साइकिल चल रहा है और यहाँ पर एक बस है। यहाँ पर एक साइकिल चल रहा है, यहाँ पर एक बस चल रहा है और दोनों ही सेम स्पीड से चल रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर बस
50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो साइकिल भी 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चल रहा है, दोनों ही सेम स्पीड से चल रहे हैं। और मान लो यहाँ पर एक बहुत ही मूर्ख इंसान, मूर्ख बच्चा, तुम लोगों जैसे एक बहुत ही मूर्ख बच्चा यहाँ पर आ जाता है बीच में, पता नहीं क्या करने आया है यहाँ पर, मुझे नहीं पता, अब तुम ही जानो, तुम ही हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है और दोनों ही ड्राइवर्स, जो साइकिल चला रहा है वो भी और जो बस चला रहा है वो भी, दोनों क्या करेंगे, अब सामने एक बच्चा है और सेम बहुत ही हाई स्पीड से अगर वो चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जाकर तुम ठोक ही दो, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। मैं रहता तो मैं ठोक ही देता, ठीक है, कोई बात नहीं। पर ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर एक बच्चा है तो तुम जाके मतलब जानबूझ कर ठोक दोगे, उसको उड़ा दोगे, ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने क्या करा, ब्रेक लगाया, ठीक है, दोनों ने एक साथ में ही ब्रेक लगाया, साइकिल वाला ने भी ब्रेक लगाया, बस वाले ने भी ब्रेक लगाया, ठीक है, दोनों ने ही एक ही पॉइंट पर आके ब्रेक लगाया। और साइकिल वाला क्या हुआ, साइकिल वाला यहाँ यहाँ ऐसे, यहाँ 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 जाते जाते यहाँ पर रुक गया, इस पोजीशन पर जाके साइकिल वाला रुक गया, मतलब साइकिल रुक गई। और लेकिन बस वहीं पर क्या हुआ, उसने सेम पॉइंट पर ब्रेक तो लगाया, लेकिन वो रुकते 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 एकदम जस्ट इसके पास आ गई, बहुत ही पास, एकदम बहुत ही क्लोज यहाँ पर आ गई। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों ही सेम मोशन में थे, दोनों के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, दोनों ने ही सेम पॉइंट पर ब्रेक लगाया, लेकिन एक पहले रुक गया, एक बाद में रुका। कहने का मतलब क्या, यानी कि साइकिल का मास कम है तो उसके पास कम इनर्शिया है, जिसके वजह से वो जल्दी ही रुक गया और अपने इनर्शिया को कंट्रोल में कर लिया उसने। लेकिन वहीं पर बस के पास मास ज़्यादा है और इनर्शिया भी ज़्यादा है, तो वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाया और रुकते 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 यहाँ पर बहुत ही पास आ गया इसके। तो यानी कि इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके पास इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसके पास मास कम होगा इनर्शिया उतनी ही कम होगी। यहाँ पर साइकिल का मास कम था तो वो उसने जल्द ही यहाँ पर जाके रुक गया, उसके पास कम इनर्शिया थे, लेकिन बस के पास ज़्यादा मास से ज़्यादा इनर्शिया है तो वो एकदम लेट जाके रुका, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनर्शिया के एग्जांपल्स के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस होंगे कि उसमें एक एग्जांपल दे दिया होता है और पूछता है कि गिव रीजन, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ जो भी है रेस्ट या फिर मोशन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला, पैसेंजर्स ऑफ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस इज स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर कोई बस चल रहा है और एकदम इमीडिएटली रुक जाए तो पैसेंजर्स क्या होंगे, ऐसे आगे की तरफ ऐसे ऐसे करके गिर जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके गिर जाएंगे। दूसरा है पैसेंजर ऑफ बस एज जर्क्ड बैकवर्ड व्हेन स्टार्ट। बस यहाँ पर खड़ा है और एकदम इमीडिएटली अगर चलने लगे तो आप ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना। अगर रेस्ट पोजीशन पर है और अचानक से ही चलने लगे तो थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाते हैं हम, ठीक है। तो भाई ये दूसरा, मतलब तीसरा, डस्ट पार्टिकल कम आउट ऑफ मैट व्हेन इट इज बीटन अप विद अ स्टिक। एक मैट है, गंदा सा मैट है, अगर वही मैट ना के कर भी अगर हम कपड़ा गए तो और भी आसान होगा। अगर कोई कपड़ा है और उसको लेके एक स्टिक को लेके अगर उस पर ऐसे मारे, ऐसे करके मारे, तो उसमें से क्या होगा, धूल गिरती है। सबने ये किया होगा, सबको पता होगा। ऐसे करके कोई भी गंदे कपड़े पर या फिर गंदे मैट पर ऐसे अगर मारते हैं स्टिक से तो धूल क्या होगा, बाहर गिर जाएगा, ठीक है। When the power supply of fan is cut down
इट कीप्स मूविंग फॉर सम टाइम। एक पंखा चल रहा है बहुत स्पीड में और तुम जाके स्विच ऑफ कर दोगे। स्विच ऐसे ऑफ कर देते हो तो क्या होता है, इमिडिएटली तो नहीं रुकता पंखा, थोड़ी देर चलने के बाद फिर पंखा रुकेगा। ठीक है। इट इज़ ईजी टू स्टॉप अ लाइटर व्हीकल देन अ हैवियर व्हीकल। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वही है। द बाईसाइकिल कीप्स मूविंग फॉर सम टाइम इवन इफ द राइडर स्टॉप्स पेडलिंग। आप मान लो साइकिल चला रहे हो, बहुत ही सुनहरा मौसम है और आपने चलाते चलाते पेडलिंग करना रोक दिया और आप सोच रहे हो कि आप हो तो गधे ही, आप सर्टिफाइड गधे हो आप। ऐसे चलाते चलाते रोड पर आप सोच रहे हो कि पेडलिंग करना छोड़ देंगे हम, तो साइकिल अपने आप रुक जाएगी और चलते 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 जा रहे हो, एकदम सामने कोई गाड़ी आई, एकदम से खत्म वहीं पर। ठीक है, ऐसा मत करना। तो यानी कि आप पेडलिंग करना छोड़ भी दोगे तो साइकिल आगे बढ़ती रहेगी कुछ देर तक। मतलब मुझे पता है ऐसे इतने भी हाई लेवल के गधे तो वो नहीं कि ये ट्राई करोगे, लेकिन मत करना अगर कोई करने जा रहा है तो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास आ जाते हैं मेन चीज़, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक मतलब कह लो कि वो आधा चैप्टर इससे ही रिलेटेड है। अभी तक जो पढ़ा वो छोटी छोटी चीज़ें थी। अब जो 3 लॉ आते हैं, न्यूटन के 3 लॉ, उनके बेसिस पर ही अगला आगे का चैप्टर होने वाला है हमेशा हमारा। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हमने। न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए हैं। 3 लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, तो हमें 3 लॉ के बारे में पढ़ना है, उनके स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वारा दिया गया पहला लॉ मोशन के लिए। वैसे तो बहुत सारे लॉ दिए हैं न्यूटन ने, लेकिन मोशन के लिए पहला लॉ। पहला लॉ मैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे आसानी होगी। अब यहाँ पर आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि स्टेटमेंट ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by an external force। कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर बॉडी है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। अगर कोई बॉडी यहाँ से लेके ऐसे ऐसे चलते जा रही है और वो चलते ही रहेगी जब तक मैं इसे यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक ना दूं। ये चलते ही रहेगी जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक ना दूं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको डिट्टो मतलब जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा रटना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट में कोई भी आपको एकदम मतलब कहते हैं ना मिला के लिख लेंगे एग्जाम में, वैसे नहीं चलेगा। स्टेटमेंट जैसा न्यूटन ने दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर अगर आपको पूछा जाए तो। इसमें कोई भी समझने वाली चीज़ मतलब ऐसे नहीं है कि समझ के लिख देंगे, वैसे नहीं, रटना ही पड़ेगा। यही एक चीज़ है पूरे चैप्टर के अंदर जो कि रटना है तुमको। 3 लॉ है, 3 लॉ रटना ही पड़ेगा। तो ये है न्यूटन का लॉ। अब एक बहुत ही फेमस रीजनिंग क्वेश्चन है, गिव रीजन क्वेश्चन,
जो कि कुछ इस प्रकार है। तो ये है वो रीजनिंग क्वेश्चन, गिव रीजन का क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। ये पिछले साल बहुत ही जगहों पर पूछा गया था ये क्वेश्चन कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, वाई, यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है, क्यों? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। Such property of a body is called inertia. Therefore, Newton's first law is also called law of inertia. तो ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। तो पहला एप्लीकेशन ये कहते हैं, देखते हैं। ड्राइवर्स यूज सीट बेल्ट टू प्रिवेंट फॉरवर्ड फॉल while using emergency brake। समझ आ ही गया होगा आपको। A person jumping out of a moving bus falls forward and gets injured। A rotating fan keeps rotating for a while although the switch is turned off। अभी बताया था। A book kept on a table does not move unless an external force moves it। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात हो गई। When a bullet is fired at a glass, it makes clear hole without causing a crack in the glass। ये कुछ एप्लीकेशंस है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लिखे हैं जिसको आप लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा तो। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है हमारा। तो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत सारे बुक्स में रिमूव्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स मतलब द इक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन which does not change the state of rest or motion is known as balance force। जिसमें नेट फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन, अच्छा ये छोड़ो, द इनइक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों को बच्चों को नहीं समझ आया होगा, तो मैं यहाँ पर समझा दूँ। यहाँ देखो, मान लो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, मास m है, मास ऐसे m, ये एक ब्लॉक है मास m का, ये यहाँ पर एक सरफेस पर रखा हुआ है, एक ये सरफेस है। अगर मैं इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और उस डायरेक्शन से भी कोई 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, तो मुझे ये बताओ क्या ये ब्लॉक उधर या फिर इधर जाएगा? सोच कर बताओ, क्या ये ब्लॉक उधर जाएगा या फिर इधर आएगा? कहीं पर भी नहीं जाएगा, एग्जैक्टली कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है एक बॉडी पर और इक्वल फोर्सेस है, देखो यहाँ पर भी 5 न्यूटन, यहाँ पर भी 5 न्यूटन, इक्वल फोर्सेस जो कि अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन से, तो यहाँ पर उस ब्लॉक की, उस बॉडी की मोशन या फिर रेस्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि in this situation balance force is acting upon the block। in this situation balance force is acting upon the block, क्योंकि यहाँ पर देखो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, the equal force in acting in opposite direction which does not change the state of rest or motion is called balance force। यहाँ पर समझ गए? अब अनबैलेंस फोर्स, यहाँ से तो मैंने लगाया 5 न्यूटन, लेकिन अगर कोई वहां से 8 न्यूटन का फोर्स लगा दे, 8 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तब तो मैं उसके सामने कमजोर पड़ जाऊंगा ना। वो वहां से 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मैं यहाँ से बस 5 न्यूटन का लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, उसके फोर्स लगाने की वजह से ब्लॉक इस साइड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
जिससे ब्लॉक जो है मोशन में आ जाएगा, या फिर अगर रेस्ट में था तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में था तो रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज हो जाएगी। वहीं बैलेंस फोर्स का डिफिनेशन देखो, द अनइक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यहाँ पर देखो अनइक्वल फोर्स एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में और बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इन दिस सिचुएशन अनबैलेंस फोर्सेस आर इज एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पर एक ये देखो, जब यहाँ पर भी 5 न्यूटन था, तो यहाँ पर भी 5 न्यूटन था, तो यहाँ पर फोर्स नेट क्या था, एफ नेट क्या था, एफ नेट यहाँ पर था 0। एफ नेट यानी कि फोर्स नेट, जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा था उस ब्लॉक के ऊपर वो था 0। लेकिन वहीं पर मैं 5 हटाकर यहाँ पर जब मैंने 8 कर दिया था तो एफ नेट अब 0 नहीं रहा, कुछ ना कुछ आ गया। अब 0 ना रहकर कुछ ना कुछ आ गया वहां पर एफ नेट। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, नेट फोर्स इज 0 बैलेंस में, और अनबैलेंस में नेट फोर्स इज नॉन 0, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। और उसके बाद इट प्रोड्यूसेस, इसमें बैलेंस फोर्स में इट डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जब बॉडी हिलेगी ही नहीं वहां से तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहाँ से होगा। वहीं अनबैलेंस फोर्स में इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये चीज़ आई होप सबको क्लियर होगी, बहुत ही छोटी सी चीज़ थी। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अब सिलेबस से लगभग रिमूव ही हो चुका है। इस पे बहुत सालों में, पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस नहीं आए हैं आपके फाइनल एग्जाम में, 9th के फाइनल एग्जाम में। एमपेप्सन, पैप्सन और जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं उनमें नहीं देखा मैंने क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए बस बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पर ही यहाँ इस लेक्चर को एंड करता हूँ मैं, ठीक है। मैं ज़्यादा इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगे। काम तो कुछ है नहीं, क्या ही है, बिजी क्या है, किस बात का। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बिजी होंगे वैसे भी। तो थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया तो अपने एक किसी फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कर देना। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, पढ़ लो।